नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका सभी का स्वागत है। आज का दंगल दिल्ली के चुनाव में रामायण पर हो रहे महाभारत को लेकर है, क्योंकि केजरीवाल ने कल चुनाव प्रचार में ऐसी उलट-पुलट राम कथा सुनाई कि बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक सभी उस पर टूट पड़े। केजरीवाल विरोधियों का कहना है कि आम आदमी पार्टी ने सनातन का अपमान किया, सीता माता का अपमान किया, राम कथा का अपमान किया। लेकिन केजरीवाल कहते हैं कि बीजेपी वाले राक्षस रावण के अपमान से चिढ़े हुए हैं। कांग्रेस कहती है कि केजरीवाल शायद नई रामायण लिख रहे हैं। दरअसल यह मामला चुनावी वादों से जुड़ा हुआ है। केजरीवाल राम कथा का उदाहरण देकर बीजेपी के चुनावी वादों को राम कथा वाले सोने के हिरण जैसा झांसा करार देना चाह रहे थे और झुग्गी झोपड़ियों के वोटर्स को ऐसे चुनावी वादों को लेकर सतर्क रहने की अपील कर रहे थे। हालांकि चुनावी वादों में कोई भी दल किसी से कम नहीं है। खासकर मुफ्त वाली योजनाओं के ऐलान की तो ऐसी होड़ मची है जैसे चुनाव के बाजार में वोट की बोली लग रही हो। एक 2100 रुपए मुफ्त कहता है तो दूसरा 2500 रुपए मुफ्त। एक 200 यूनिट बिजली फ्री तो दूसरा 300 यूनिट बिजली फ्री बता रहा है। इस फ्री वाली योजनाओं का हाल ऐसा है कि दिल्ली के खजाने पर यह मुफ्त बहुत महंगा पड़ने वाला है। 10 साल में सब्सिडी 6 गुना बढ़ गई है और अब अगर कोई भी दल सत्ता में आता है तो अपने चुनावी वादे पूरे भी करता है तो यह सब्सिडी बिल न जाने कितना ही बढ़ जाएगा। ऐसे में आज के दंगल में हम यही चर्चा करना चाहते हैं कि दिल्ली चुनाव में तीनों ही दल मुफ्त की योजनाओं पर जोर क्यों दे रहे हैं। क्या विकास और कामकाज के बजाय कैश देकर वोट लेने का शॉर्टकट का प्रचलन सभी दलों को अब आकर्षित कर रहा है? और क्या मुनाफे के बजट वाले दिल्ली पर मुफ्त योजनाओं की सब्सिडी का बोझ डालकर इसे भी कर्ज के गर्त में ढकेलने की कोशिश हो रही है? ऐसे तमाम सवालों पर आज के दंगल में हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देख लेते हैं। आजकल ये बहुत से प्यार हो गया। दिल्ली की राजनीति में रामलीला का ऐसा बखान हुआ है कि रामायण पर महाभारत छिड़ गई है। कथावाचक खुद केजरीवाल जी हैं। राम, लक्ष्मण, सीता, मारीच, रावण से लेकर सोने के हिरण वाली ऐसी कथा सुनाई कि पब्लिक में कंफ्यूजन और सियासत में टेंशन हो गई। पहले सुनिए केजरीवाल जी की रामलीला कथा। एक दिन रामचंद्र जी खाने का इंतजाम करने जंगल में गए। माता सीता को अपनी झोपड़ी में छोड़ गए और लक्ष्मण को बोले कि तू सीता मैया की रक्षा करेगा। इतने में रावण आया सोने का हिरण बनके। आया कि नहीं आया? सोने का हिरण बनके आया। सीता मैया लक्ष्मण को बोली मेरे को ये हिरण चाहिए। लक्ष्मण बोला ना मैया, भगवान राम कह के गए हैं कि मेरे को आपकी रक्षा करनी है। उसने बोली नहीं, मैं तेरे को आदेश देती हूं, जाओ और हिरण को पकड़ के लाओ। लक्ष्मण के पास चारा नहीं था। लक्ष्मण चला गया और वो रावण अपना वेश चेंज करके और सीता मैया का हरण करके ले गया। केजरीवाल ने झुग्गी वालों को सियासी धोखे से बचाने के लिए राम कथा का केजरीवाल वर्जन तो सुना डाला, मगर असली राम कथा के मुकाबले प्रसंग गलत, नाम गलत, घटनाक्रम गलत, पूरी कथा गलत हो गई। विपक्ष वाले टूट पड़े। ये हमारे सनातन का अपमान है। दूसरी लाइन उन्होंने सीता जी का अपमान किया है। नए तथ्य या नई रामायण लिख रहे हो केजरीवाल जी। अब केजरीवाल क्या कहें? कहने लगे कि बीजेपी रावण के अपमान से परेशान है। कल मेरे से मैंने ये कह दिया कि जो सोने का हिरण था वो रावण सोने का हिरण बन के आया था। उनके देवता रावण के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने कुछ गलत कह दिया। बीजेपी दरअसल रावण की वंशज है। राम, रावण, सीता, लक्ष्मण, मारीच की राम कथा पर छिड़ी इस राजनीतिक लड़ाई के पीछे दरअसल चुनावी स्वर्ण मृग यानी झांसा है। हर दल दूसरे के वादों को झूठा बताते हुए झांसे में आने से बचने की सलाह दे रहा है। लेकिन मजे की बात यह है कि सब के चुनावी झांसे वाले बोल तो चुनावी वादे एक जैसे ही हैं। चाहे वो बीजेपी के संकल्प पत्र हो या केजरीवाल के चुनावी वादे या कांग्रेस का घोषणा पत्र, मुफ्त की योजनाओं वाले वादों की भरमार है। वही बिजली, वही पानी, वही महिला, वही छात्र, वही बुजुर्ग, वही मुफ्त इलाज। अब बीजेपी ने संकल्प पत्र में कुछ और पन्ने जोड़े तो पता चला अब केजी से पीजी मुफ्त शिक्षा का संकल्प है। दिल्ली में सरकारी शिक्षण संस्थानों में
जो जरूरतमंद छात्र हैं उनको पीजी से लेकर केजी से लेकर पीजी तक की मुफ्त शिक्षा देंगे। स्कूलों में तो सबको मुफ्त शिक्षा मिल रही है, जरूरतमंदों को थोड़ी मिल रही है, सबको ही मिल रही है। तो इसका मतलब ये सबको अब मुफ्त शिक्षा बंद करके जरूरतमंदों को देंगे। इसका मतलब लोग इनके नेताओं के घर के चक्कर काटेंगे। यह इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन चुनावी मुद्दों और वादों में तीनों राजनीतिक दलों के एक जैसे ऐलान दिखते हैं। केजरीवाल कहते हैं 200 यूनिट बिजली फ्री, कांग्रेस कहती है 300 यूनिट बिजली फ्री, बीजेपी कहती है फ्री योजना जारी रहेगी, आप कहती है महिलाओं को 21 रुपए देंगे, कांग्रेस कहती है 2500 देंगे, बीजेपी कहती है हम भी 2500 देंगे। केजरीवाल कहते हैं बुजुर्गों का मुफ्त इलाज कराएंगे, कांग्रेस कहती है 25 लाख का इलाज सबका होगा, बीजेपी कहती है आयुष्मान योजना के अलावा 5 लाख का और इलाज कराएंगे। केजरीवाल कहते हैं विद्यार्थी मुफ्त बस यात्रा करेंगे, कांग्रेस कहती है 85 रुपए का भत्ता देंगे, बीजेपी कहती है केजी से पीजी मुफ्त पढ़ाई। एक ही लाइन का संकल्प पत्र है, जो काम दिल्ली में केजरीवाल कर रहा है हम भी वही काम करेंगे, बस इसके अलावा और कोई उनके संकल्प पत्र में नहीं है। मुफ्त की योजनाओं वाले वादे का चुनावी फैशन ऐसा है कि किसी भी दल को यह फिक्र नहीं होती कि दिल्ली में मुफ्त योजनाओं के कारण सब्सिडी पिछले 10 साल में 607% बढ़ गई है। सब्सिडी का बिल 1554.72 करोड़ से बढ़कर 10,995.34 करोड़ हो गया है, क्योंकि दिल्ली में फिलहाल 9 विभागों की 27 परियोजनाओं में मुफ्त पर खर्च हो रहा है। और अब केवल महिलाओं से किए वादे वाले 2100 रुपए का हिसाब लगाएं तो 9,645 करोड़ रुपए होते हैं। बीजेपी कांग्रेस के 2500 रुपए का हिसाब लगाएं तो 11,400 करोड़ पार होती है। और वादों का ये हाल तब है जब पहली बार दिल्ली सरकार का बजट घाटे में चला गया है, लेकिन सत्ता के लिए कैश के वादे का फॉर्मूला मध्य प्रदेश से कुछ ऐसा चला है, वो दौर फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा। आज तक ब्यूरो। तो जिस तरीके से हर चुनाव में आजकल देखा जा रहा है, वैसे दिल्ली में भी तीनों पार्टियां लगातार एक के बाद एक नई नई स्कीम्स की घोषणा कर रही है। कोई बजट की तरफ तो देख नहीं रहा है, उस पर हम चर्चा करने जाएंगे, लेकिन उससे पहले मुंबई से खबर आ रही है, सैफ अली खान को थोड़ी देर पहले लीलावती अस्पताल से डिस्चार्ज मिल चुका है। पिछले 5 दिन से सैफ अली खान लीलावती अस्पताल में भर्ती थे। 6 जगह पर उन्हें वार किए गए थे, उसमें से एक वार उनकी रीढ़ की हड्डी के पास किया गया था, जिसको लेकर उन पर सर्जरी की गई थी। और उसके बाद अब सैफ अली खान खुद अपने पांव पर चलकर अस्पताल में भर्ती हुए थे। और ये तस्वीरें हम सीधे देख रहे हैं सैफ अली खान की, खुद अपने पांव से चलकर अपने घर वापस जाते हुए सैफ अली खान हमें यहां पर नजर आ रहे हैं। इस मामले में मुंबई पुलिस ने एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया हुआ है। मुंबई पुलिस का दावा है कि यह बांग्लादेशी नागरिक है और उसको लेकर भी काफी बवाल चल रहा था। और इस बीच अब सैफ अली खान भी अपने घर जाते हुए हमें यहां पर नजर आ रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें लीलावती अस्पताल से सैफ अली खान को डिस्चार्ज होने के बाद में उनके हाथ पर 2 वार किए गए थे, उनके गर्दन के पास चाकू से भोंक दिया गया था और उसके साथ साथ पीठ की तरफ, रीढ़ की हड्डी की तरफ भी वार किया गया था। उस चाकू का टुकड़ा उनके शरीर में फंस गया था, जिसे सर्जरी करके निकाला गया। चलिए अब मुंबई से दिल्ली आते हैं, क्योंकि अब दिल्ली में चुनाव प्रचार का दंगल अब चरम पर पहुंचते हुए नजर आ रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली विधानसभा चुनाव में धुआंधार प्रचार करने जाएंगे। योगी आदित्यनाथ दिल्ली चुनाव में कुल 14 से ज्यादा सभाएं करने जा रहे हैं। योगी की एक दिन में 3 से 4 सभाएं होंगी। योगी आदित्यनाथ की सभाएं दिल्ली में 23 तारीख से शुरू होगी, 23 जनवरी से शुरू होकर 1 फरवरी तक चलेगी। 23 जनवरी को किराड़ी, जनकपुरी, उत्तम नगर में सभाएं होंगी। 28 जनवरी को मुस्तफाबाद, घोदा, शाहदरा, पटपड़गंज। 30 जनवरी को महरौली, आरकेपुरम, राजेंद्र नगर, छत्तरपुर और 1 फरवरी को पालम, विजयवासन, द्वारका में योगी आदित्यनाथ की सभा होने जा रही है। 4 दिन में 14 सभाएं करेंगे और पूर्वांचली, उत्तराखंडी और खास करके कौर हिंदुत्ववादी जो मतदाता है उनको लेकर योगी आदित्यनाथ को खास बुलाया गया है। और आज ही दिल्ली में रामायण को लेकर काफी उठापटक हो रही है। चलिए
तो हमारे सभी गेस्ट हमारे स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ प्रदीप भंडारी है भारतीय जनता पार्टी से, अनुराग धांडा है आम आदमी पार्टी से, आलोक शर्मा हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से जुड़ रहे हैं, आशुतोष और संगीत रागी भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होंगे। शुरुआत करते हैं भारतीय जनता पार्टी से। प्रदीप भंडारी, क्या आपका आरोप है खास करके रामायण को लेकर? मैं अरविंद केजरीवाल का बयान देख रहा था कि उन्होंने क्या कहा, इसमें से कौन सी चीज को लेकर आपको दरअसल आपत्ति है, जरा आप बताइए मुझे। अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि भगवान राम को 14 साल का वनवास हो गया था, एक दिन भगवान राम खाने का इंतजाम करने गए और लक्ष्मण को माता सीता की रक्षा करने के लिए छोड़ गए। इतने में रावण सोने का हिरण बनकर आया। सीता मां ने लक्ष्मण से कहा कि मुझे हिरण चाहिए। लक्ष्मण ने मना किया तो माता सीता ने कहा कि मैं तुम्हें आदेश देती हूं, मुझे वही सोने का हिरण चाहिए। लक्ष्मण के पास कोई चारा नहीं था, वह चले गए और इसके बाद रावण भेष बदल कर आया, माता सीता का हरण किया। और बीजेपी वाले भी सोने की हिरण की तरह है, इनके चक्कर में मत आना वरना आपका भी हरण हो जाएगा। यह अरविंद केजरीवाल का बयान था। इसमें से कौन सा बयान भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि यह सनातन विरोधी बयान है और चुनावी हिंदू आप उनको कह रहे हैं? साहिल जी, मैं आपको एक और बयान सुनाना चाहता हूं। अरविंद केजरीवाल मारीच राक्षस को मारीच जी कह रहे हैं। मारीच जी मतलब ये राक्षस मारीच को मारीच जी कहते हैं, राक्षसों से इंस्पायर होते हैं। अब मैं जो आपको कहूंगा वो वाल्मीकि रामायण मेरे पास में है साहिल जी, और ये वाल्मीकि रामायण मेरे पास में, और मैं वाल्मीकि रामायण के एक दोहे से शुरू करना चाहता हूं और बताऊंगा क्यों इनसे आपत्ति है। झूठी लेना झूठी देना, झूठऊ भोजन झूठ चबेना, बोली मधुर बचन जिमी मोरा, खाई महा अति हृदय कठोरा। इसका मतलब ये रहता है कि जो बड़ी बड़ी ढींग आके जो सिर्फ और सिर्फ ऊपर मीठे वचन दे परंतु उसके हृदय के अंदर घृणा हो, निर्दयी हो, उसका हमेशा पतन होता है। अब अरविंद केजरीवाल जी के हृदय में क्या है? अयोध्या में प्रभु श्री राम का जब मंदिर बन रहा था तो कह रहे थे कि इनकी दादी और नानी नहीं बनना चाहिए। रामायण के ऊपर अल्प ज्ञान की बात करते हैं। राक्षस मारीच को मारीच जी कहते हैं। वक्फ बोर्ड को पूरी की पूरी दिल्ली की जमीन देने की बात करते हैं। 2016 में इफ्तार पार्टीज के अंदर जाते हैं। हिंदू कन्वर्जन जब इनका एमएलए राजेंद्र पाल गौतम करता है उसको पार्टी से नहीं हटाते। अमतुल्ला खान हिंदुओं के खिलाफ टिप्पणी करता है उसको पार्टी से नहीं हटाते। मौलाना ताकिर रजा जिसके साथ 2013 में भोजन करते हैं, वही मौलाना ताकिर रजा जब कहता है मुस्लिम राष्ट्र बनना चाहिए, अरविंद केजरीवाल चुप हो जाते हैं। दिल्ली दंगे के अंदर ताहिर हुसैन जब आरोपी होने के पहले जब सब कहते हैं कि ताहिर हुसैन के वहां से जो है दंगे की सामग्री बर्बाद हुई है, अरविंद केजरीवाल कुछ नहीं बोलते। गुजरात चुनाव के अंदर कृष्ण जी के सुदर्शन चक्र को झाड़ू कह देते हैं, तमाम गुजरात के भाई बहनों के हिंदुओं का अपमान करते हैं। तो जो व्यक्ति की सोच सनातन को डेंगू मलेरिया एड वाली है, जो रामायण पर अल्प ज्ञान रखता है, और उसके बाद प्रदीप भंडारी एक संक्षेप पे जवाब चाहूंगा, उसके बाद में अनुराग ढांडा के पास मुझे जाना है। दिक्कत किस बात को लेकर है कि दिक्कत किस बात को लेकर है? रामायण को लेकर दिक्कत है या हिंदू मुस्लिम वाली दिक्कत है? दिक्कत किस चीज को लेकर है? साहिल जी, रामायण हम सभी हिंदुओं की आस्था से जुड़ी हुई है। जिसको बचपन से रामायण का पाठ पढ़ाया जाता है वो कभी भी रामायण पे अल्प ज्ञान की बात नहीं करता, पर जो बचपन से तुष्टीकरण करेगा वो रट के अपने टीचर द्वारा चुनावी सभा में कुछ बोलना होगा तो बोलेगा। हम तो इनकी तुष्टीकरण की नीति और हिंदुओं के अपमान की बात कर रहे हैं। भले हिंदू हो, सिख हो, सबका ही अपमान करते हैं। ऐसे ही कोई दूसरे ग्रंथ को कोट करके अगर गलत कह रहे होते चुनावी हिंदू मांगते ये। चुनाव के वक्त रामायण याद आता है, चुनाव के वक्त हिंदुत्व याद आता है, चुनाव के वक्त सनातन याद आता है। अनुराग ढांडा, देखिए बीजेपी के साथ दिक्कत पता है क्या है कि ये कोई मुद्दा तो छेड़ लेते हैं, फिर उससे इनको भागना पड़ता है क्योंकि झूठ के पांव नहीं होते। अब इन्होंने कल अचानक इनसे मुंह से तो निकल गया इनके नेताओं के कि नहीं रावण का रोल गलत बताया था, रावण को आप गलत कैसे रोल बता सकते हैं, नहीं वो हिरण नहीं साधु थे। ये अचानक निकल तो गया इनके मुंह से। बाद में इनको समझ में आया कि ये रावण को डिफेंड कर रहे हैं। बाद में इनको समझ में आया कि भारतीय जनता पार्टी पूरी रावण के पक्ष में जाके खड़ी हो गई है, तो इसका मतलब रावण को अपना आदर्श मानती है भारतीय जनता पार्टी। अभी अभी प्रदीप भंडारी जी इतना बखान कर रहे थे, जो सबसे बड़ा झूठ बोले, तो मुझे लग रहा था ये मोदी जी का चित्रण कर रहे हैं। मुझे लग रहा था ये मोदी जी का चित्रण कर रहे हैं। 15 लाख दूंगा, नहीं दिए। 2022 में मकान बनवा दूंगा, नहीं बनवाए। बुलेट ट्रेन चला दूंगा 2022 तक, नहीं चलाई।
तो सबसे झूठा व्यक्ति साहिल कौन है भाई, उसका हिंदुओं की चित्रण बात जब ये हो कर रही है, रहे तो हिंदू की बात नहीं थे कर तो एक पाएंगे। तस्वीर निकल के आ रही थी, वो प्रधानमंत्री मोदी जी की नजर आ रही थी। अरे हिंदुओं की बात आप करेंगे, मैं फिर आपकी कलई खोलना शुरू करूंगा तो आप भागेंगे इस मुद्दे से। अफजल गुरु को जो शहीद बताती है पीडीपी, उसके साथ गठबंधन में सरकार चलाते हैं आप, उसके साथ गठबंधन में आप सरकार चलाते हैं। हम कहते हैं कि पुजारियों को, ग्रंथियों को हम 18,000 रुपए सम्मान राशि देंगे। आप कहते हैं मौलानाओं को तनख्वाह क्यों नहीं दे रहे? मौलानाओं को पहले दीजिए। आपको मौलानाओं की चिंता होने लगती है तो हिंदू का ज्ञान आप मत दीजिए हमें। ताहिर हुसैन जी के सबसे बड़े हितैषी आप ही बने हुए आज। कांग्रेस भी कह रही है, जरा एक मिनट, कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ है आलोक शर्मा जी, उनसे भी पूछ लेते हैं, क्योंकि कांग्रेस भी कह रही है कि आम आदमी पार्टी नए सिरे से रामायण लिखना चाहती है। तो कांग्रेस को भी रामायण को लेकर ही शिकायत है ना कि नए सिरे से रामायण लिखा जा रहा है, या आपको लगता है कि हिंदुत्ववादी मतदाता कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ले जाएगी? किस चीज को लेकर आपको शिकायत है आलोक शर्मा जी? देखिए साहिल जी, इस पूरे शो से ये तो तय हो गया है कि अभी भी दिल्ली में कोई भी इन दोनों में से विकास के नाम पर चुनाव नहीं लड़ना चाहता है। और मीडिया के साथी भी बार बार हिंदुत्ववादी वोटर, हिंदुत्ववादी वोटर, आप लोग भी उसको आगे बढ़ा रहे हैं। अरे भाई, विकासवादी वोटर क्यों नहीं ढूंढा जा रहा है? आज भी हिंदू मुसलमान में ही वोटर को क्यों बांटा जा रहा है? आज भी शमशान, कब्रिस्तान, ईद और दिवाली की बात और भैंस और मंगलसूत्र की बात देश के प्रधानमंत्री तो करते ही, लेकिन कम से कम मीडिया के साथियों को तो नहीं करनी चाहिए। साहिल जी, आप तो पढ़े लिखे हैं, मोदी जी तो ठीक है, वो एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाले हैं, वो तो कुछ भी कह सकते हैं। अब वो मारीच को मारीच जी कह दिया गया है, इसलिए बीजेपी को वोट दे दो। अरे भाई, चंदा चोर लोग आज प्रभु राम की नाम पर वोट मांग रहे हैं। अयोध्या में अभी पिटाई होके आई है, प्रभु राम ने इनको रास्ता दिखाया बाहर का, अयोध्या में हराया है जनता ने वहां पर। उसके बाद अरे भाई सुनिए ना, मैं 5 बार गया हूँ, आप कितनी बार गए हैं? मैं 5 बार गया हूँ, आप कितनी बार गए हैं? क्या बोल रहे हैं? आपके पास भी आएंगे, गया हूँ, आप कितनी बार गए? आएंगे, आपके पास भी आएंगे। पहले सुन लीजिए आलोक शर्मा जी क्या कह रहे हैं। भाई देखिए ना, दिक्कत यही है, देखिए दिक्कत यही है, राम मंदिर पूरा होगा तो दुनिया जाएगी। अरे 4 शंकराचार्य जो सवाल पूछे थे, बीजेपी ये नकली हिंदुत्व को लेकर बैठ जाती है, शंकराचार्यों के सवालों के जवाब दे देते। लेकिन दिक्कत यह है साहिल जी, बड़े क्लेवरली अब दोनों हिंदुत्व के पिच पर जाना चाहते हैं और दोनों के अंदर आपस में कंपटीशन हो रहा है। अरे सुनो ना यार, चुप रहो, बीच में बोलते रहते हो। मैं किसी के बीच में नहीं बोला, शांति से सुनो। रमीश से बात करिए आलोक जी, शांति से सुनो। से बात करिए। चंदा चोरी करके भंडारी जी जरा सुन लेते हैं, ऊपर प्रवचन देते हो। अरे सबको मौका मिलेगा बात करने का, जरा बात सुन लेते हैं। आलोक शर्मा जी बात करिए, कांग्रेस। आलोक शर्मा जी आप अपनी बात खत्म करिए, आपकी बात खत्म करिए। आलोक शर्मा जी आपकी बात खत्म करिए जी। साहिल जी, दिक्कत ये हो गई है, नहीं, लेकिन आलोक शर्मा जी, आलोक लेना देने नहीं। आलोक शर्मा जी आप जो बातें उठा रहे हैं, नहीं आलोक शर्मा जी, आप जो बातें उठा रहे हैं उस पर तो मैं सवाल पूछूंगा ही, लेकिन सवाल यह है कि अभी मैंने सुना प्रमोद तिवारी वहां पर जवाब बयान दे रहे थे और उन्होंने अरविंद केजरीवाल के बयान पर सवाल उठाया। उन्होंने भी रामायण का ही मुद्दा उठाया। उन्होंने भी कहा कि भाई रामायण नए सिरे से लिखा जा रहा है, शायद आम आदमी पार्टी नए सिरे से लिखना चाहती है। तो आपको भी तो आपत्ति है ही ना उस चीज को लेकर? देखिए बिल्कुल, देखिए मैं समझता हूं कि आज जब दोनों पार्टियों ने दिल्ली के लिए कोई काम नहीं किया, 11 साल से मोदी जी भी तो बैठे हैं यहां पर, और केजरीवाल तो महाफ्रॉड हैं, फर्जीवाल हैं वो तो पूरी तरह से। दिल्ली के साथ ठगी की, दिल्ली के साथ अन्याय किया, इसीलिए आज तमाम चीजों को ये बीच पर लेकर आना चाहते हैं। 18,000 इसको दे देंगे, 10,000 इसको दे देंगे, 5,000 इसको दे देंगे, के केजरीवाल जी ने शुरू किया था दिल्ली में। आज बजट घाटे में है। एक प्रवक्ता ने नहीं बताया कि 36,000 मकान शीला दीक्षित की सरकार ने बनाकर खड़े किए थे। ये दोनों के कांग्रेस को क्रेडिट ना मिल जाए, वो झुग्गी वालों को उन्होंने मकान अलॉट करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए ये लोग। एक हॉस्पिटल बताया हो केंद्र सरकार ने 200 बेड का, तो अभी बहुत बड़ी बड़ी प्रदीप भंडारी जी सबके बीच में उछल के बात कर रहे थे। एक हॉस्पिटल अगर मोदी सरकार ने 200 बेड का बनाया हो तो उसका नाम बता के जाइएगा। दिल्ली के अंदर ये मोदी सरकार ने हॉस्पिटल बनाया, और केजरीवाल जी ने कोई एक कॉलेज बनाया हो तो प्रदीप भंडारी आपसे जवाब लेंगे, मित्र हैं, वो भी बताकर जाएं कि हमने फला। लेकिन जरा पहले संगीत रागी से मुझे पूछना है भाई, ये बात तो सही है ना संगीत रागी जी, दिल्ली विधानसभा का चुनाव है, उसमें किसने कितना काम किया है, कौन किसको क्या वादा कर रहा है, और राम जी की जाति ये थी इसलिए हमें वोट दे दो। नहीं शर्मा जी एक मिनट,
शर्मा जी, ठीक है, आपका पॉइंट ही उठाएंगे हम लोग। आपका पॉइंट, एक मिनट प्रदीप भंडारी जी, एक मिनट। तब बात करना सनातन। अरे प्रदीप भंडारी, एक मिनट, संगीत रागी बोल लेंगे ना उस बात को लेकर। संगीत रागी जी, दिल्ली के विधानसभा का चुनाव चल रहा है और यहां पर क्या जनता ये सोचकर वोट डालेगी कि मारीच कहा कि मारीच जी कहा? यही सवाल उठाया जा रहा है। क्या रामायण को पढ़कर वोट देगी या सरकार ने किए हुए काम को लेकर, या कौन सी पार्टी क्या वादा करती है उसको देखकर वोट देगी? क्या लगता है आपको संगीत रागी? देखिए, ये चुनाव में बहस के मुद्दे तो जरूर हो जाते हैं, लेकिन दिल्ली का चुनाव इस बात पर निर्भर करेगा कि पूर्वांचल का वोट किसके पक्ष में जाता है, पूर्वांचल का वोट कहां जा रहा है। और नैरेटिव के तौर पर तो जब कांग्रेस पार्टी ये शिकायत करती है कि भाई ये दोनों विकास के काम नहीं कर रहे थे, तो आप भी तो सत्ता में थे, आपके नाम स्कैम के साथ एक नहीं कई स्कैम जुड़े। अभी आप अरविंद केजरीवाल को फ्रॉड बोल रहे हैं, हम तो बोलते हैं, लेकिन आप अभी बोल रहे हैं तो आपसे तो पूछा जाएगा कि भाई कुछ महीने पहले ही 6 महीने पहले राहुल गांधी कह रहे थे अरविंद केजरीवाल के पक्ष में, पार्टी के पक्ष में आप वोट कीजिए, दिल्ली की जनता को कह रहे थे। और मैं तो अरविंद केजरीवाल को शुरू से कहता हूं, ये भारतीय राजनीति के कालनेमी है। और कालनेमी इसलिए कहता हूं कि साधु का वेश हरण करके वो जो है वो हनुमान जी के रास्ते में आया था। स्वरूप मूल क्या था वो सब जानते हैं, राक्षसी मूल था, और जो दिखाया गया वो अलग था। यदि अरविंद केजरीवाल की पूरी राजनीति का आप आकलन करें, विश्लेषण करें, तो वो व्यक्ति अपने मुद्दे पर कहीं ठहरता नहीं है। जो व्यक्ति अपने बच्चे माँ बाप की कसम खाकर कहता हो कि हम बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, हम ये नहीं लेंगे, वो सब कुकर्म कर डालता है, शीश महल में जाकर के रह लेता है, वो सिक्योरिटी लेता है। वो जब ये गांधीनगर जाता है तो 7 स्टार होटल में रहता है और कहता है कि फिर भी हम आम आदमी पार्टी हैं। वो आदमी कहता है कि हम दिल्ली में इतने स्कूल खोलेंगे, स्कूल नहीं खोलता है, कॉलेज खोलेंगे, एक कॉलेज नहीं खोलता है। यमुना के प्रदूषण को लेकर के जब हरियाणा में सरकार ने, पंजाब में सरकार नहीं थी तो पंजाब की सरकार को कोसता था, जब पंजाब में सरकार आ गई कोसने लगी तो हरियाणा की सरकार को कोसना शुरू किया। मेरा कहना है कि ऐसे मैं संगीत रागी जी, दरअसल ऐसी स्थिति में यदि राम मंदिर का मुद्दा उठा तो यही अरविंद केजरीवाल थे ना जिन्होंने कहा था वहां पर ये बन जाना चाहिए, मेडिकल हॉस्पिटल बना जाना चाहिए। और आज कहता है जब देखा कि राम मंदिर बन गया, मुद्दा खिसकते जा रहा है, तब व्यक्ति ने क्या कहा कि हम यहाँ के लोगों को तीर्थ यात्रा करने के लिए जाए। तो मैं कहा हूं, जो फिर भी सवाल तो यही उठता है ना कि वोट किस चीज पर दिया जाएगा, प्रचार किस चीज पर किया जाएगा। और देखिए असलियत में क्या है पता है मुझे, अभी आपने बोला है तो मुझे आशुतोष के पास तो जाना ही पड़ेगा, उनके पास तो जाना ही पड़ेगा, साहिल पास तो जाना ही पड़ेगा। जरा एक बार, हाँ चलिए 10 सेकंड। चुनाव में साहिल एक तो नैरेटिव होता है, जो वैचारिक मुद्दे होते हैं, वैचारिक नैरेटिव एक चीज होता है, और दूसरा जो है वो विकास और वादे के मुद्दे होते हैं। दोनों चीजें, ऐसा नहीं होता है, एक कई बार विचारधारा एंकर कर जाती है, कई बार विकास के मुद्दे एंकर कर जाती है। दोनों के बीच में ताल मिले, ये नहीं एक विकास लेकिन लगता है कि विचारधारा के मुद्दों से ज्यादा एक दूसरे के विरोधी नहीं है, दोनों एक विचारधारा के मुद्दों से ज्यादा कौन किसको क्या देना चाहता है वो ज्यादा हावी हो गया है। अब देख सकते हैं हम लोग, देखिए केजरीवाल कहते हैं कि 200 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी, कांग्रेस कहती है 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, आम आदमी पार्टी कहती है कि 1000 रुपए पहले देंगे फिर 2100 रुपए कर देंगे, कांग्रेस और बीजेपी कह रही है 2500 रुपए देंगे, केजरीवाल कहते हैं बुजुर्गों का मुफ्त इलाज कराएंगे, कांग्रेस कहती है 25 लाख रुपए हम देंगे इलाज करने के लिए, बीजेपी कहती है आयुष्मान योजना के अलावा 5 लाख अलग से देंगे। अब तो केजी से लेकर पीजी तक का आ गया है। कांग्रेस कहती है कि 2500 रुपए 8500 रुपए का हम भत्ता भी उसमें देंगे, और बीजेपी तो कह रही है कि केजी से पीजी तक की मुफ्त पढ़ाई होगी। अब आशुतोष, सभी पार्टी कुछ ना कुछ कह रही है, तो असली मारिच कौन है अब इसमें? मैं तो मारिच जी नहीं कहूंगा, लेकिन मारिच कौन है अब इसमें? नहीं, मारिच जी कह दीजिए ना, क्या दिक्कत है उसमें। हम तो देखिए, अभी हमारे मित्र संगीत रागी जी ने राक्षस का जिक्र किया है, तो मैं उम्मीद करता हूं कोई बीच में ना बोले। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक राक्षस कौन होता है? जिसमें दृढ़ और मजबूत इच्छा शक्ति होती है, जिसकी छठी इंद्री बहुत सक्रिय होती है, जो विपरीत परिस्थितियों में घबराता नहीं है, और जो कड़वा बोलने की जिसकी आदत होती है,
अब राक्षस को एक खास तबके के लोगों ने उसको नकारात्मक बना दिया, तो चलिए मैं उसके लिए माफ कर देता हूं, छोड़ दीजिए उसको। देखिए, ये जो दिल्ली का पूरा विधानसभा का चुनाव है, दरअसल ये चुनाव ये दर्शाता है कि ना तो आम आदमी पार्टी कॉन्फिडेंट है जीत को लेकर, ना भारतीय जनता पार्टी कॉन्फिडेंट है जीत को लेकर, दोनों ही नर्वस है। चूंकि नर्वस हैं, इसलिए इस वक्त फ्रीबीज की बरसात हो गई है इस दिल्ली शहर के अंदर। ऐसी बरसात कर दी है कि आने वाले 5 साल के अंदर ना तो जिसकी भी सरकार बनेगी वो इस स्थिति में होगा ही नहीं कि इन वायदों को पूरा कर सके। अभी महाराष्ट्र का उदाहरण आपके सामने, साहिल आप खुद महाराष्ट्र से आते, मुंबई में आप रहते हैं, देखिए वहां पे किस तरीके से लाडकी बहन योजना के बारे में बातचीत की गई। आज की तारीख में रोज वहां अखबारों में खबर छप रही है कि सरकार को उसको पूरा करने में लाले पड़ रहे हैं। अब नई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को खोजा जा रहा। तो चाहे कर्नाटक की सरकार हो, तेलंगाना की सरकार हो, महाराष्ट्र की सरकार हो, मध्य प्रदेश की सरकार हो, हर सरकार ने, हर राजनीतिक दल ने तय कर लिया है कि उन्हें जीत के लिए कुछ भी चाहिए, भले ही उनका खजाना खाली हो जाए, भले ही वो पूरा का पूरा राज्य दिवालिया हो जाए। ये दरअसल राजनीतिक पार्टियों के दिवालियापन का सबसे पुख्ता प्रमाण है, इसके अलावा कोई प्रमाण नहीं। अरविंद केजरीवाल पिछले 11 साल से दिल्ली की सरकार चला रहे हैं, उनको अपनी सरकार की उपलब्धियों के आधार पर वोट मांगना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को उनके 11 सालों तो सभी मारिच है ना, मतलब पार्टी ने डिलीवर नहीं किया। नहीं, साहिल एक छोटी सी टिप्पणी करूं? बिल्कुल, साहिल मेरे, चलिए छोटी सी टिप्पणी, फिर नहीं छोटी सी टिप्पणी, उसके बाद प्रदीप भंडारी भी बोलना चाह रहे हैं। संगीत रागी जल्दी। तो ये जो आशुतोष को कंप्लीट करने दीजिए, आशुतोष को कंप्लीट करने दीजिए जी। ये जो पूरी स्थिति पैदा हुई है, भाजपा को कांग्रेस को वोट मांगना चाहिए कि भाई देखिए 11 सालों में आम आदमी पार्टी की सरकार ने ये चीजें डिलीवर नहीं की, इसलिए इनको वोट मत दीजिए। आम आदमी पार्टी को कहना चाहिए कि हमने ये डिलीवर किया, इसलिए हमारे वोट कीजिए। इस पर वोट नहीं मांगा जा रहा। रामायण में कौन क्या है, कालिनेमी क्या है, राक्षस कौन है, मारीच कौन है, मारीच जी कौन है, सनातन का धर्म का किसने अपमान कर दिया, हिंदुत्व का अपमान कौन कर रहा, कौन नकली हिंदू, कौन असली हिंदू, कौन चुनावी हिंदू है और कौन फलाना हिंदू है। जब आप इन सब चीजों में बातचीत करते हैं, इसका मतलब ये कि ये राजनीतिक दलों के, राजनीतिक नेताओं के दिवालियापन का सबसे बड़ा सबूत है, और यह भारत के राजनीति का दुर्भाग्य है। प्रदीप भंडारी, दिवालियापन का सबूत है, लोगों को कोई लेना देना नहीं है। अगर लोगों को लेना देना नहीं होता तो आप इतने सारे वादे भी नहीं करते। संगीत रागी जी 10 सेकंड में, उसके बाद प्रदीप भंडारी जी बोलिए। हम समझ सकते हैं आशुतोष का दर्द, अब तो वो भी तो चले गए हैं। अब दूसरी बात, अब रावण की वो जो मृग, वो जो जिसे कहते हैं ना, कंचन की जो मारीची ने धारण किया था, उसके साथ आशुतोष भी तो बहे थे। वो जो आज आशुतोष बड़ी बड़ी बातें आकर के कह रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पे, ये खेल तो सर उस खेल के हिस्से आप भी थे, ये मत भूलिए। केजरीवाल की राजनीति को जिसको कहते हैं ना ट्रैक्शन देने वाला, ताकत देने वाला आप भी थे। रेवड़ी बांटने की प्रक्रिया आपके समय से शुरू हुई थी, तब आप कहां थे? स्वतंत्र पत्रकार महोदय, जरा उस समय अभी आप व्याख्या कीजिए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सब्सिडी का बजट जो है ना दिल्ली का साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। 2014-15 में 1555 करोड़ की सब्सिडीज दी गई थी, 15-16 में वो बढ़ के 3018 करोड़ हो गई, और 24-25 पे 11,000 करोड़ की सब्सिडीज दी जा रही है। आप बजट के हाल तो देख ही लीजिए। बजट का अनुमान लगाने के पहले 3,000 करोड़ का सरप्लस बजट बताया जा रहा था, उसके बाद वो महिलाओं की योजना आ गई। अब 8,000 करोड़ का घाटे का बजट बन जाएगा 24-25 का, जब अगला बजट आएगा तो प्रदीप भंडारी जी, आपकी सत्ता भी आएगी तो आपको घाटे के बजट का सामना करना पड़ेगा, और ऊपर से आप भी कुछ नए नए वादे कर रहे हैं, तो मारिच तो सभी साबित हो रहे हैं। साहिल जी, पहली बात तो आशुतोष जी का जो ज्ञान है उनको राजनीतिक एनालिसिस करें, पर पॉलिटिशियंस को क्या मुद्दे उठाने चाहिए क्या नहीं, उस पर अवॉइड करना चाहिए टिप्पणी करना, क्योंकि वो भी चुनावी मैदान में उन्हीं अरविंद केजरीवाल के साथ जा चुके हैं और उनके भी चुनावी नतीजे दिल्ली की जनता के सामने हैं। ये एक और लाडकी बहना की स्कीम जो है दिसंबर 2024 के अंदर सबको डिलीवर हुई, तो कृपया करके झूठ मत फैलाइए, सबको स्कीम आने वाली है और आएगी।
दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं भाई, मैं बड़ी बात कह रहा हूं साहिल जी, इनने तो रेवेन्यू डेफिसिट करा ही है, पर अगर 2026 करोड़ का शराब घोटाला जो अनुराग ढांडा की पार्टी ने करा, 52 करोड़ का जो शीश महल इन्होंने बनाया, इस पर हम एसआईटी घोषित करेंगे। हमें तो इनके भ्रष्टाचार की जितने पैसे वही बचा ले जैसे कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार के बचाए थे, तो हम तो दिल्ली को वापस रेवेन्यू सरप्लस में ले आएंगे। कांग्रेस पार्टी में करंट अकाउंट डेफिसिट होता था 6% का, हमने इनके भ्रष्टाचार पे रोक लगाई, फिस्कल डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट ट्रैक पे आ गया। ऐसे ही अरविंद केजरीवाल जी के भ्रष्टाचार के ऊपर रोक लगाने वाले। आपने बड़ी बात कही भाई, हिंदुओं की बात करना क्या गुनाह हो गया इस देश के अंदर? जरूरी थोड़ी है रासायल जी की हिंदू की बात को सिर्फ और सिर्फ वोट से देखा जाएगा। हमारे लिए सनातन आस्था की बात है, ये चुनावी हिंदुओं के लिए जो सनातन है वो वोट कितना ऐड होगा, वोट कितना कम होगा। इसीलिए चुनाव के पहले राहुल गांधी जनेऊधारी ब्राह्मण हो जाते हैं, चुनाव के पहले अरविंद केजरीवाल चुनावी हिंदू हो जाते हैं, जब चुनाव नहीं रहता तो इफ्तार की पार्टीज में जाते हैं। हम तो जब 2 सीट की पार्टी थे तब भी प्रभु श्री राम के मंदिर की बात करते थे, और आज जब हम लोग तीसरी बार इफ्तार पार्टी में जाना गलत है क्या? श्री राम के मंदिर की बात करते हो, सनातन आस्था की बात करते हैं। 100% अगर आप इफ्तार पार्टी पे सिर्फ तुष्टीकरण के नाम पे जाते हैं, वोट बैंक करते हैं और कहते हैं कि सनातन डेंगू मलेरिया एड है, तो गलत है। अगर आप इफ्तार पार्टी के अंदर टोपी पहनते हैं और कहते हैं कि भाई दादी और नानी कहा करती थी कि प्रभु श्री राम के अयोध्या के मंदिर को नहीं बनना चाहिए, तो गलत है। अगर आप इफ्तार पार्टी पर टोपी पहनते हैं और उसके बाद कहते हैं कि भाई सनातन जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, प्रभु श्री राम का अस्तित्व नहीं है, राम सेतु का अस्तित्व नहीं है, तो गलत है। अगर आप तो जल्दी से आप जवाब दीजिए, फिर आलोक शर्मा भी कुछ कहना चाहते हैं कि वहां पे प्रभु श्री राम का मंदिर हो तो गलत है। देखिए पहली बात तो ठीक है, आशुतोष जल्दी जवाब दीजिए, फिर आलोक शर्मा जी के पास भी जाना है। संगीत रागी जी ने मेरे ऊपर टिप्पणी की, मैं तो संगीत रागी जी से कहता हूं देखिए मैंने तो प्रायश्चित कर लिया, अब संगीत रागी का प्रायश्चित करेंगे आरएसएस को छोड़ के। जहां तक दूसरे लोगों की बात है, देखिए एक बात बड़ी मजबूती के साथ समझ लेनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने 1980 में बनने के बाद राम मंदिर का जिक्र कभी नहीं किया। 1984 में पहली बार राम मंदिर का जिक्र है, जबकि कहते हैं लड़ाई 500 साल पुरानी है। और ये आरएसएस के जब दिल्ली के अंदर रामलीला मैदान पे एक सभा हुई जिसमें बाला साहब देवरस ने कहा था कि भाई इस ताला तो खुलना चाहिए, क्योंकि तब इनको समझ में आ गया। कौन कर रहा है आशुतोष जी? ये भारतीय अरे भैया अरे प्रदीप भंडारी जी सुन लीजिए ना, सबको मौका मिलेगा। आपकी बात सुनी तो उनकी बात सुन लीजिएगा। आशुतोष जल्दी बताइए, चलिए आशुतोष। हम जो है चुनाव को लेके कर रहे हैं क्या? चुप कराइए। आजकल भाजपा में न जाने कौन कौन से प्रवक्ता हो गए बीच में बोल पड़ते हैं। देखिए तो ये ऐतिहासिक तथ्य है कि हिंदू महासभा के लोगों ने मंदिर को वापस से स्वघोषित पत्रकार करना से तो बेहतर ही है। आपको आगे लगा लेना चाहिए कोट अनकोट प्रो कांग्रेस। प्रदीप भंडारी बात तो सुन लीजिए भाई, सब लोग सुन रहे हैं। प्रदीप भंडारी बात तो सुन लीजिएगा, प्रदीप भंडारी बात तो सुन लीजिएगा। आशुतोष जल्दी खत्म करिए, आलोक शर्मा जी भी इंतजार कर रहे हैं और अनुराग ढांडा भी हाथ खड़े किए हुए हैं। बोलिए। देखिए प्रदीप हमारे छोटे भाई की तरीके से थोड़ा सुधांशु त्रिवेदी से सीख लेना चाहिए कैसे बोलना चाहिए, और वो बीच में डिस्टर्ब नहीं करते, उससे इफेक्ट होता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब हिंदू महासभा के लोगों ने रामलला को प्रवेश कराया है ना, अब ये 84 के बाद इनको जब जमीन जब्त हो गई, जब 2 सीटें इनको मिली दिल्ली के अंदर, जब पूरे हिंदुस्तान के अंदर, तब भगवान राम की याद आई। नहीं तो कहते 500 साल पहले आप क्या कर रहे थे? जब जनसंघ बना था तब क्या कर रहे थे आप? श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्या कर रहे थे? 1925 में आरएसएस बना तब क्या कर रहे थे? तब तो आपको भगवान राम की याद नहीं आई, तब तो राम जन्मभूमि की याद नहीं आई, ताला लगा तब आपको याद नहीं आई। आलोक शर्मा याद है क्योंकि चुनावी हिंदुत्व की बात। अरे हमारा हर व्यक्ति जब बीजेपी कह रही है गलत क्या है, कोई भी व्यक्ति ने वही हमारे आस्था से जुड़ा हुआ मामला है, हम हर चुनाव में उठाएंगे। चलिए प्रदीप भंडारी, आलोक शर्मा की भी बात सुन लेते हैं। आलोक शर्मा जी बोलिए। देखिए मैं बिल्कुल बीजेपी की बात से सहमत हूं कि उनका चुनावी मुद्दा है, हर चुनाव में वो मुद्दे को उठाएंगे। अगर सीरियस होते तो 303 सांसदों वाली पार्टी थी, संसद में बिल ले आते। प्रभुराम से इतनी इच्छा थी तो इनकी इतना ही लगाव था तो, लेकिन अगर ले आते बिल और कहीं पर मंदिर तुरंत उस समय पर बन जाता तो चुनावी मुद्दा समाप्त हो जाता। इनके लिए चुनावी मुद्दा है, बिल्कुल सही कहा इन्होंने। केजरीवाल को जन्म देने वाले आरएसएस और बीजेपी और आरएसएस के एक पिट्ठू थे अन्ना हजारे, वो थे। इंडिया अगेंस्ट करप्शन के माध्यम से छोटे रिचार्ज को जन्म दिया। छोटे रिचार्ज ने बड़ा होकर शीश महल बना लिया, मिनी बार बना ली उसके अंदर। अब हालत यह है कि 0 बस खरीदी उसने, 0 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया, 0 कॉलेज बनाया, 0 डीडीए से लैंड लेके कॉलेज क्या, हॉस्पिटल क्या, कुछ नहीं बनाया। आज दिक्कत यह है कि पीएम केयर्स फंड का पैसा खाते हैं।
आज दिक्कत यह है कि नोटबंदी जैसा कुकर्म और कांड करते हैं। आज दिक्कत यह है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा खाते हैं और तो और बीफ कंपनियों से पैसा खाते हैं। राम मंदिर के प्रभु के चंदे को चोरी करके खा जाते हैं और यहां पर बैठकर हिंदुत्व की बात करते हैं। मतलब बीफ कंपनियों से पैसा लेते हैं और यहाँ पर प्रदीप भंडारी सीट पर बैठ शर्मा जी मारी उछल कर हिंदुत्व की बात करते हैं। दुर्भाग्य ये है, दुर्भाग्य ये है कि आज चर्चा होनी चाहिए कि 5,000 से ज्यादा। अरे चुप रहो ना यार तुम, साहिल यार ये बदतमीज आदमी को चुप करवाओ यार। ए साहिल, शर्मा जी को खत्म करिए, उसके बाद शर्मा जी की बात खत्म करने दीजिए, अनुराग ढांडा को भी बात करनी है। शर्मा जी खत्म करिए। हर आदमी के बीच में बोलता है आदमी, खत्म होने दीजिए। बोलिए शर्मा जी। सीधी सी बात है, आज के मुद्दे ये होने चाहिए। नहीं आपका समय खत्म हो रहा है, शर्मा जी बोल लीजिए। चलिए 20 से 30 सेकंड है, बोलिए। अरे यार एक महीने तक दिल्ली में स्कूल बंद करने पड़ रहे हैं। पॉल्यूशन का जिम्मेदार कौन है? छोटा रिचार्ज है या बड़े वाला है? 5,000 प्रिंसिपल की पोस्ट खाली है, 25,000 टीचर्स की पोस्ट खाली है, 10,000 डॉक्टर्स की पोस्ट खाली है। लेकिन यहां पर बैठकर कहेंगे मारीच को मारीच जी बोल दीजिए, इसलिए हमें वोट दे दीजिए। अरे देश में 11 साल से नकली हिंदुत्व की सरकार बैठी हुई है, उसके बावजूद कहते हैं हिंदू खतरे में। जब सिख प्रधानमंत्री थे, मुस्लिम राष्ट्र। चलिए अनुराग ढांडा, आपकी बारी और उसके बाद आखिर में प्रदीप भंडारी। में नहीं है, भाजपा खतरे में है और केजरीवाल खतरे में है। साहिल जी, केजरीवाल खतरे में है। अनुराग ढांडा, मैं सबकी बात ध्यान से सुन रहा था, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, मैं किसी को बीच में नहीं बोला, मैं सबकी बात सुन रहा था। अब अगर मेरी बात के बीच में कोई बोलेगा तो मान लीजिएगा कि रावण के आदर्शों पे चलने वाला व्यक्ति है, हवन के बीच में विघ्न कर रहा है वो व्यक्ति। आप ध्यान से सुनिएगा, ये लोग क्या कर रहे हैं। ये लोग, रावण ने क्या किया था, भेष बदल के मां सीता का हरण किया था। सुनिए ना, ये रावण ने भेष बदल के मां सीता का हरण किया था। और बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं, बीजेपी वाले भेष बदल के दिल्ली के लोगों को मिलने वाली सुविधाओं का हरण करना चाहते हैं। ये कह रहे हैं, अपने मैनिफेस्टो में लिखा है इन्होंने, कह रहे हैं जरूरतमंदों को शिक्षा फ्री देंगे। अरे भाई सबके लिए शिक्षा फ्री है, दिल्ली के अंदर शानदार सरकारी स्कूल हैं, तो ये जरूरतमंद कौन है, इन्वर्टेड कॉमास में जरूरतमंद इनकी नजर में कौन होता है? जिसके पास बाइक है उसको नहीं देंगे, जिसके पास घर है उसको नहीं देंगे, जिसके पास कार है उसको नहीं देंगे, जिसके पास फ्रिज है उसको नहीं देंगे। तो दिल्ली में इसका मतलब किसी को भी फ्री एजुकेशन इनके राज में नहीं मिलेगी। ये कहते हैं जब परीक्षा देने जाएंगे ना बच्चे, तब उनको बस राइड फ्री दे देंगे। हम कह रहे हैं भाई बच्चे तो रोज जाते हैं स्कूल में, कॉलेज में, तो हम सबको फ्री देंगे। तो हमने सबको फ्री देने की बात कह रहे हैं, आपके मैनिफेस्टो में लिखा है रावण को आदर्श मानने वाले लोगों बीच में मत बोलो। दूसरी बात, दिल्ली में हमने क्या काम किया आप पूछ रहे हैं। भाई दिल्ली में जीएसडीपी ग्रोथ जो है 9.17% है, पूरे देश में सबसे ज्यादा है। पर कैपिटा इनकम 5,13,000 एस्टिमेटेड है इस साल के लिए, सबसे ज्यादा है पूरे देश में। बार बार इन्फ्लेशन जो है 2.81% है, सबसे कम है, नेशनल एवरेज 5.65% है। ये लेकिन अनुराग अब जब घाटे में जाएगा बजट 8,000 करोड़ के, तब आप क्या करोगे? बिजली, पानी, सारी सुविधाएं दी। मैं बताता हूं, उसी पे आ रहा हूं, उसी पे, कोई घाटे में नहीं जा रहा साहिल जी। हमारा बजट 3,000, हमारा रेवेन्यू 3,000 करोड़ सरप्लस आज पहली बार। सुनिए ना, 99 के बाद अब सुनिए, फिर बीच में बोलने लगे। अरे रावण को आदर्श मानने वाले लोगों बीच में मत बोलो, बात पूरी करने दो। रावण को आदर्श मानने वाले लोगों बीच में मत बोलो। आपको दुख होता है कि रावण को ये कह दिया, रावण को वो कह दिया। आप मेरी बात सुनिए, बात पूरी होने दीजिए। आपने कहा 11,000 करोड़ रुपए, साहिल जी आपने कहा 11,000 करोड़ रुपए हम लोग अपनी फ्री स्कीम्स में देते हैं। आपने कहा 11,000 करोड़ फ्री स्कीम्स में देते हैं। हमारा बजट है 75,000 करोड़ का, इसलिए देते हैं 11,000 करोड़ हम लोगों को। लोगों का पैसा लोगों को नहीं देंगे तो किसको देंगे? लेकिन देखिए ना, आपका रेवेन्यू रिसीट है 80,108 करोड़ का। अभी आप महिलाओं की योजना ऐड करेंगे तो हो जाएगा 88,266 करोड़ का। ऊपर से 2,100 रुपए या 2,500 रुपया लाएंगे तो ये बजट 90,000 95,000 करोड़ के ऊपर का चला जाएगा। कहां से लाएंगे पैसा? करोड़ हमारा हर साल। ये तीनों पार्टियों से सवाल है। साहिल जी 5,000 करोड़ रुपए हर साल हमारा बजट बढ़ता है, एवरेज है 25,000 करोड़। चलिए ठीक है, पास आएगा। अब मैं सभी को सवाल पूछता हूँ। अब आखिर में सभी को सवाल पूछता हूँ। अब आखिर में सभी को सवाल पूछता हूँ, जरा थोड़ा शांत करिए सबको। देखिए 1,000 रुपए का प्रॉमिस आम आदमी पार्टी ने पहले किया, खर्चा बढ़ेगा 4,560 करोड़ से। 2,100 रुपए का प्रॉमिस किया, उससे 9,500 करोड़ रुपए से बजट बढ़ेगा। अब जो 2,500 रुपए
जिसका प्रॉमिस किया जा रहा है कांग्रेस और बीजेपी से, उससे 11,400 करोड़ रुपए से बजट बढ़ेगा। आप 5,000 करोड़ कितना भी ऐड कर लो, हर वक्त हम देख रहे हैं। फिर वो देखिए सब्सिडी की बात हो, पावर की बात हो, 3,600 करोड़ रुपए की पावर सब्सिडी दी जा रही है, वाटर सब्सिडी 500 करोड़ रुपए की वाटर सब्सिडी दी जा रही है, डीटीसी में फ्री सब्सिडी दी जा रही है 440 करोड़ की। और इसीलिए सभी पार्टियों से सवाल दिल्ली की जनता यही पूछती है कि आखिर में मारिच कौन निकलने वाला है, और इसी का जवाब हम ढूंढने के लिए निकलेंगे। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन दंगल में, दिल्ली की दंगल में खास करके ये सभी मुद्दे बार बार उठते रहेंगे। बीच बीच में रामायण भी आएगा, महाभारत भी आएगा, लेकिन जनता कोर मुद्दों से ना हटे, ये बात जरूर सबको ध्यान रखनी चाहिए। फिलहाल दंगल में मेरे साथ बस इतना ही।